हेलो हरीश। मैं तुम्हारी भाभी बोल रही हूँ। देखो ना, रेखा बहुत ही बीमार है। काफी डॉक्टर से दिखाया, लेकिन वह ठीक ही नहीं हो रही है। और अब यहाँ के डॉक्टर ने उसे किसी बड़े शहर में ले जाकर दिखाने के लिए कहा है, क्योंकि यहाँ के सरकारी अस्पताल में उतनी सुविधाएं नहीं है। तुम क्या कहते हो? दूसरी तरफ से हरीश ने कहा, भाभी ये भी कोई पूछने की बात है? कल ही रेखा को लेकर यहाँ आ जाइए। बच्ची का सही समय पर इलाज जरूरी है। मैं कविता को भी इस बारे में बता दूंगा। अभी वो बच्चों के साथ मार्केट गई है। धन्यवाद बापू। भाभी आप ही धन्यवाद कहकर पराया मत बनाइए। जल्दी आ जाइए, हरीश ने कहा और फोन रख दिया। अब कविता को समझाना हरीश के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वो जानता था कविता ने आज तक सिर्फ और सिर्फ लता भाभी का अपमान ही किया था। आज भी वो दिन याद है जब कविता ने पहले ही दिन से लता भाभी को नौकरानी कहकर संबोधित किया था। वो तो भाभी का बड़प्पन था जो उन्होंने कविता की बातों का बुरा नहीं माना। आज भी कविता भाभी को पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो लोगों को उनके कपड़े, तौर तरीके, रहन सहन के हिसाब से उनका आकलन करती है, ना ही उनके व्यवहार से। अभी हरीश इसी में सोच डूबा हुआ था कि तभी कविता और बच्चे मार्केट से वापस आ गए। बच्चों ने हरीश से लिपटकर कहा, पापा, आज हमने बहुत ही मजे किए। मॉम ने हमारे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे और हमने चाउमीन भी खाया और कोक भी पिया। तभी कविता ने कहा, चलो अब जाओ, पहले हैंड वॉश करके कपड़े चेंज कर लो। कविता सुनो जरा, हरीश ने पुकारा। हाँ बोलो, क्या है? जाओ पहले फ्रेश होकर आओ, फिर बताता हूँ, हरीश ने सोचते हुए कहा। कुछ देर बाद कविता आई तो हरीश ने कहा, भाभी का फोन आया था। रेखा बहुत बीमार है। अपने पति की बात बीच में काटते हुए कविता बोली, तब तो वो पैसे मांग रही होगी, भेज दो पैसे। इस पर हरीश ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा उन्हें गलत समझती हो। उन्होंने पैसे नहीं मांगे। डॉक्टर ने बच्ची के बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए कहा है। अच्छा, अब समझी। वो यहाँ आएंगी, इसलिए इतना घुमा फिरा कर बातें कर रहे थे। हाँ, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम उनके साथ अच्छे से पेश आओ, समझी? कविता बिना कुछ बोले वहां से चली गई और बच्चों के कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन लता रेखा को लेकर शहर आ गई। हरीश उन्हें स्टेशन से घर ले आया। कविता ने उन्हें देखकर खुश होने का दिखावा किया। तभी लता ने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चे स्कूल गए हैं, कविता ने बताया। कविता ने भाभी को स्टोर रूम में ठहरा दिया। हरीश ने कहा, भाभी, मैं आज ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूंगा। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को हरीश बच्चों को लेकर आया। बच्चे भाभी को देखकर कहने लगे, ये मेड सोफे पर क्यों बैठी है? हरीश ने बेटे को डांटते हुए कहा, ये तुम्हारी बड़ी माँ है। तभी आगे बढ़कर कविता ने कहा, बुरा मत मानिएगा भाभी, शायद इसने आपको कपड़े से देखकर ऐसा कहा। लता भाभी झेप गई, लेकिन कविता मन ही मन बहुत खुश हुई। परिस्थितियों को समान बनाते हुए हरीश ने कहा, बेटा, किसी इंसान का आकलन उनके कपड़ों से नहीं होता, बल्कि उसके व्यवहार से होता है। चलो दोनों बड़ी माँ को नमस्ते करो। दोनों बच्चों ने उनके पैर छुए। भाभी ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और अपने कमरे में से एक पोटली ले आई, जिसमें नमकीन और खजूर था। उन्होंने बच्चे को दे दिया। हरीश ने कहा, भाभी, आज भी आपको मेरी पसंद का ख्याल है। इसे मुझे दे दीजिए, बच्चों को शायद ये पसंद ना आए। ये पिज्जा और नूडल्स खाने वाले बच्चे हैं। तभी हरीश की बेटी ने एक खजूर लेकर खा लिया और उसने कहा, पापा, ये तो बहुत ही टेस्टी है। मम्मा, आप खजूर क्यों नहीं बनाती? कविता मन ही मन आग बबूल हो गई। दूसरे दिन हरीश रेखा को लेकर अस्पताल पहुंचा। वहां इसका इलाज हुआ और कुछ दिन में वो अच्छी हो गई। इधर बच्चे अपनी बड़ी माँ और बहन रेखा से घुल मिल गए थे। दूसरे दिन भाभी जाने वाली थी। उन्होंने कविता से कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद बहू, तुमने हमारी इतनी मदद की। बच्चे तो रोने लगे बड़ी माँ को पकड़कर। दोनों बच्चे कहने लगे, अभी मत जाइए बड़ी मम्मी। मम्मा, आप बोलो ना बड़ी माँ को, रेखा दीदी को अभी नहीं जाए। लेकिन कविता ने बच्चों की बातों को अनसुना कर दिया। हरीश की तरफ देखते हुए भाभी ने कहा, हम तुमसे मिलने आए ना, अब बड़ी माँ को अपने बच्चों को आने का इंतजार रहेगा। गर्मियों की छुट्टियों में हरीश ने सहमति दे दी। नम आंखों से भाभी ने बच्चों से पिटाई ली। मम्मा, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। क्यों, अब मम्मा याद आ गई? जाओ अपनी बड़ी माँ से मांग लो।
चिढ़ते हुए कविता ने कहा, कविता कितना जहर उगलोगी? देखो तुम्हारे दिए संस्कार पर भाभी का प्यार भारी पड़ गया। बच्चे कितने घुल मिल गए थे क्योंकि उन्होंने इन्हें अपना समझा। जो अपनापन तुम्हारी तरफ से रेखा के लिए नजर नहीं आया। बस जितना मैं अच्छी बन सकती थी उतना बनी। उनका क्या, हमारे कितने पैसे खर्च हुए, हमारा एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। अब समझ आया सारा माजरा। तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है तो सुन लो, चुका दिया है तुम्हारा एहसान उन्होंने। एक पैसा मुझसे नहीं लिया, समझी तुम? ये कहो कि तुम उनका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाओगे। भैया के ना रहने पर भी भाभी ने कभी मुझसे सहायता ना ली। और आज जो ऐशो आराम की जिंदगी तुम बसर कर रही हो ना, ये भैया भाभी की बदौलत है। तुम हमेशा रिश्ते को पैसे के तराजू में तोलती हो। व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कभी ठंडे दिमाग से मेरी बात पर गौर करना, तुम्हें अपना असली चेहरा नजर आ जाएगा। कविता को अपने किए पे पछतावा हुआ, लेकिन अब समय निकल चुका था। भाभी जा चुकी थी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।